नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। चलिए अब बिना किसी देरी के एक एक करके तमाम खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। भारत ने एक बार फिर से अपने दुश्मनों को यह स्पष्ट और कठोर संदेश दे दिया है कि अब यह देश कड़ी निंदा के पुराने दौर में नहीं बल्कि निर्णायक प्रतिकार के नए युग में प्रवेश कर चुका है। पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं पर हुए जघन्य आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है और इस बार लड़ाई सिर्फ सीमा पर गोली से नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की शिराओं पर सर्जिकल स्ट्राइक से लड़ी जा रही है। भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब पाकिस्तान से कोई भी आयात न सीधे न किसी तीसरे देश की ओट में स्वीकार है। यह निर्णय न केवल आर्थिक नीति का हिस्सा है बल्कि यह एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष भी आप समझ सकते हैं, जो ये दिखाता है कि आतंक को पालने वालों को अब भारत से कोई राहत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान जो वर्षों से आतंक का निर्यातक बनकर बैठा था, अब खुद अपने ही मंसूबों में बुरी तरह से घिर चुका है। कभी भारत से मसाला, चाय, कपास, दवाइयां और अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं लेने वाला पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी खाली होती थालियां और डूबती अर्थव्यवस्था लेकर बचा हुआ है। यह वही पाकिस्तान है जो एक और आतंकियों को पालता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और दूसरी ओर विश्व मंच पर शांति का मुखौटा लेकर खड़ा हो जाता है। भारत बातचीत की नौटंकी करता है भारत से वो, लेकिन अब भारत ने यह नौटंकी पूरी तरीके से कर दी है खारिज। अब ना व्यापार होगा ना ही कोई विचार। अब भारत केवल एक ही भाषा बोलता है, आतंक दोगे तो पतन मिलेगा। यह फैसला कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, यह समझ लीजिए, यह एक कार्मिक रणनीतिक जवाब है। इसकी शुरुआत 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुई थी, जब भारत ने पाकिस्तान से MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC ट्रेड को पूर्ण रूप से बंद भी कर दिया गया। सिंधु जल संधि, पुरानी और एक तरफा रियायतों पर भी पुनर्विचार उसी वक्त चालू हो गया था। और अब जब भारत ने पूर्ण आयात प्रतिबंध लागू किया है तो यह आतंकिस्तान और यह आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी तरीके से मूर्त रूप भी देने लगा है। यह एक सख्त राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संदेश है कि अब भारत न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करेगा बल्कि आतंक को बढ़ावा देने वालों की सांसें भी रोकेगा। व्यापार की नली काटकर, आर्थिक जीवन रेखा को जकड़ कर यह सब कुछ होगा। पाकिस्तान आज 3 तरफा त्रासदी में डूब रहा है। एक और FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने की जद्दोजहद भी है। दूसरी ओर IMF के सामने हाथ फैलाकर खड़े रहना और तीसरी तरफ भारत से व्यापारिक बहिष्कार का करारा तमाचा भी पाकिस्तान पर लग चुका है। यह महज आर्थिक बहिष्कार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी शर्मनाक बेइज्जती है। अब ना ई-कॉमर्स से उनकी चीजें आएंगी, ना किसी रीपैकेजिंग ट्रिक से वो भारत में घुस पाएंगी। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई भी सामग्री, चाहे वो मिठाई हो या सजावटी सामान हो या कश्मीर में घुसपैठ कराने वाले उनके इरादे, अब इस भूमि पर कोई स्थान नहीं इनका होगा। भारत ये निर्णय केवल बदला के रूप में नहीं ले रहा बल्कि ये एक रणनीतिक प्रतिशोध के रूप में ले रहा है। एक ऐसा फैसला जो आने वाले दशकों के लिए नीति की दिशा तय करता है। यह उस राष्ट्र की आवाज है जो अब न केवल अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है बल्कि आतंकवादियों के सरगनाओं के पैरों तले से जमीन खिसका रहा है। पाकिस्तान को अब समझ लेना होगा और समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद को पालने और फैलाने की कीमत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शर्मिंदगी से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक पतन से चुकानी पड़ेगी। महंगाई की आग में झुलसता पाकिस्तान, बेरोजगारी से टूटता उसका युवा और विदेशी कर्ज में डूबे हुए उसके सत्ताधारी अब जान लें, भारत अब किसी संवेदनशील पड़ोसी की तरह नहीं सोचेगा, ना सोचता है।
ये वो नया भारत है जो जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाता है और जरूरत पड़ने पर हमेशा की तरह व्यापार भी बंद करके आतंक का दम घोटना जानता है। पाकिस्तान के लिए अब कोई राहत, कोई रहम, कोई रास्ता नहीं बचा है। जब तक उसके जमीन से आतंक की सप्लाई बंद नहीं होती, भारत की जमीन से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। यह अब शब्दों का नहीं, कर्मों का भारत है, जहां जवाब इतिहास बनाते हैं। पाकिस्तान पर भारत की व्यापारिक स्ट्राइक है, व्यापक ये स्ट्राइक है। भारत ने पाकिस्तान से हर व्यापारिक रिश्ता तोड़ा है। अब पाकिस्तान का कोई सामान नहीं आएगा भारत। अब ना संवाद होगा ना व्यापार, अब सीधा कड़ा प्रतिकार। उससे जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने जनमत में आपसे साझा की। तो भारत ने पाकिस्तान से सारे व्यापारिक रिश्ते तो तोड़ दिए हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये चुप्पी है। दरअसल ये चुप्पी नहीं, ये पाकिस्तानियों के लिए, आतंकिस्तान के लिए, वहां बैठे आतंकवादियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बयान भी इस बाबत दिया है, उनका वो बयान दिखाएंगे आपको। Committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. जब देश सीमा पर दुश्मनों से जूझ रहा होता है तो सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब कोई अपना दुश्मन का औजार बनकर हमारी जड़ों को काटने लगता है। राजस्थान के जैसलमेर से ऐसी ही एक खबर आई। राजस्थान के जैसलमेर से गिरफ्तार पठान खान, जिसको आप मेरे बगल में तस्वीरों में देख रहे थे, ऐसा ही एक नाम है जिसने चंद पैसों और भ्रमजाल में पड़कर अपनी मातृभूमि की पीठ पर ही छुरा घोंप दिया। इस गिरफ्तारी ने न केवल भारत की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को साबित किया, बल्कि इस बात की गवाही भी दी है कि पाकिस्तान अब युद्ध के मैदान से ज्यादा साइबर और मानसिक युद्ध के हथकंडे भी अपना रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे हमारे ही बीच से कुछ चेहरे मिल जाते हैं जो लालच, कट्टरता या विचारधारा के जहर में डूबे हुए हैं। पठान खान को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 18 अप्रैल 2025 को संदेह के आधार पर 28 अप्रैल को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में ही उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। उसके बाद उसे जयपुर लेकर आया गया, जहां गहनता से पूछताछ के दौरान बार बार वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब तकनीकी साक्ष्य और डिजिटल सबूत उसके मुंह पर मारे गए तो उसकी देशद्रोही की कहानी खुलकर सामने आ गई। 1 मई 2025 को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की विभिन्न धाराओं के तहत उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा पर मंडरा रहे एक छुपे हुए खतरे का सफाया आप कह सकते हैं। जांच में सामने आया कि पठान खान आईएसआई से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ था। उसे आईएसआई की ओर से एक भारतीय सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया गया था। जरा समझिए इसकी पूरी क्रोनोलॉजी क्या है कि किस प्रकार से वहां बैठे, यानी बॉर्डर उस पार बैठे आतंकवादियों से कनेक्ट था, जिससे वो सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था, भारत से सूचनाएं वहां पहुंचा रहा था। सीमावर्ती क्षेत्रों की तस्वीरें हों, फिर चाहे सेना के मूवमेंट की बात या कैंप लोकेशन और सुरक्षा बलों की तैनाती की जानकारियां वीडियो और फोटोज के माध्यम से वो पाकिस्तान भेज रहा था। पठान खान, इस बात में कोई शक नहीं है कि यदि समय रहते उसे पकड़ा ना गया होता तो वो देश के रक्षात्मक ढांचे का गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान खान 2019 में पाकिस्तान गया था, जहां उसके कई रिश्तेदार रहते हैं। अब माना यह जा रहा है कि वहीं पर वो आईएसआई के संपर्क में आया, फिर शुरू हुई उसकी देश के खिलाफ गद्दारी की राह। यह कोई तत्कालिक घटना नहीं है, जरा समझिए, ये वर्षों से चली आ रही एक पूर्व नियोजित देशद्रोही योजना है। धीरे धीरे भारतीय एजेंसियों की नजरों से बचते हुए भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करता रहा। यही कारण है कि जब उसके फोन और सोशल मीडिया की पड़ताल की गई तो उसमें कई संवेदनशील तस्वीरें और संदिग्ध संवाद पाए गए। अब सवाल बड़ा और गंभीर है, क्या वो अकेला था? हर बार जब कोई जासूस पकड़ा जाता है तो सवाल यही उठता है, क्या वो अकेला था? ऐसी गतिविधियां अकेले अंजाम देना तो संभव नहीं। एजेंसियां अब पठान खान के पूरे नेटवर्क की तलाश में हैं और यह जानना समझना जरूरी है
क्या और लोग भी उसके संपर्क में थे? क्या स्थानीय स्तर पर उसको और सहयोग प्राप्त हो रहा था? क्या वो किसी कट्टरपंथी विचारधारा से भी जुड़ा था? क्या वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? इस केस की गहराई में जाने पर बहुत कुछ सामने आ सकता है, जो पाकिस्तान की भारत विरोधी रणनीति को और अधिक मजबूत करता है और उजागर भी करता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पठान खान की गिरफ्तारी ठीक उसी समय के आसपास हुई जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। क्या ये दोनों घटनाएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं? सवाल यह भी है, क्या पाकिस्तान केवल आतंकवादियों के माध्यम से ही नहीं, जासूसों के माध्यम से भी दोहरी मार की योजना बना रहा था? यह एक बहुस्तरीय युद्ध का संकेत है, जिसमें एक ओर आतंकवादी हमले हो रहे हैं और दूसरी ओर देश के भीतर से सूचनाएं रिस कर सीमा पार जा रही हैं। देखिए, अब वो दौर नहीं रहा जब देशद्रोहियों को न्याय की लंबी प्रक्रिया का फायदा मिलता था। अब समय है ऐसी निर्दयी कार्रवाई का भी जो उदाहरण बन जाए। पठान खान और उसके जैसे हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि अब भारत गद्दारों को ना छिपने देगा और ना जीने देगा। देशद्रोह केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा पर हमला है। जो देश को बेचता है वो केवल अपराधी नहीं, राष्ट्र का शत्रु है। और राष्ट्र के शत्रुओं के लिए अब सिर्फ सजा नहीं, सामाजिक बहिष्कार और नैतिक अपमान भी जरूरी है। पठान खान की गिरफ्तारी ने भारत को एक बार फिर से आगाह किया है कि युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा है। आज दुश्मन हमारे भीतर भी है, हमारे बीच भी हो सकता है, और उसकी पहचान करना, उसे नष्ट करना अब सिर्फ सरकार का काम नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अब हमें पहचानना होगा कौन हमारा है, कौन हमारे वेश में दुश्मन है, क्योंकि अब जंग सिर्फ बंदूक से नहीं, पहचान से भी लड़ी जा रही है। पहलगाम की पवित्र वादियों में निर्दोष हिंदुओं पर हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर भारत की आत्मा लहूलुहान है और हर कोना, हर गली, हर चौराहा बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर कब मिलेगा इन दरिंदों को उनके पापों की सजा? कब होगा आतंकवाद का समूल नाश? देश आज एकजुट है, राष्ट्र की आत्मा चीख रही है। अब और नहीं, अब शब्द नहीं, जवाब चाहिए। अब कड़ी निंदा नहीं, निर्णायक कार्रवाई चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जब पूरा भारत एक सुर में पाकिस्तान पर निर्णायक प्रहार की मांग कर रहा है, तब कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आतंक की जड़ों को उखाड़ने के बजाय उल्टा उनको कबर फायर दे रहे हैं। और ये चेहरे कोई आम लोग नहीं हैं। आम लोग होते तो आम बात होती। ये वही हैं जिन पर देश के अन्नदाताओं ने अंधा भरोसा किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश और उनके भाई राकेश टिकैत, जी हां, टिकैत बंधु, जिनकी आवाजें कभी देश के किसानों की ताकत हुआ करती थीं, आज पाकिस्तान की जो नजदीकियां हैं, नाजुकियां हैं, उसकी पैरवी कर रही हैं। जब देश पाकिस्तान के खिलाफ फौलादी रुख अपनाने की मांग कर रहा है, तब नरेश टिकैत का बयान आग में घी डाल रहा है। सवाल बड़ा और सीधा सा है, टिकैत बंधु आखिर पाकिस्तान को बचाने में क्यों लगे हैं? क्या उनके दिल में देश के शत्रु के लिए इतनी हमदर्दी है क्या? अगर है तो कहां से आई? क्या ये वही लोग हैं जिन्हें भारत की मिट्टी से मोह था, अब वे किसी और एजेंडे के वाहक बन गए हैं क्या? आज जरूरत है हर उस चेहरे को बेनकाब करने की जो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध में राष्ट्र के नहीं, राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ा है। यह वक्त चुप बैठने का नहीं है, समझ लीजिए, बल्कि सवाल करने का समय है। देश पूछ रहा है, शत्रु देश के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? सबसे पहले नरेश टिकैत की जुबानी वो बयान हम आपको सुनाएंगे जिसने आग में घी डालने का काम किया है। तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका, वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। देखा आपने भाई, अब पूछना लाजमी है, क्या नरेश टिकैत का यह बयान देश विरोधी नहीं है क्या? और कहानी यही खत्म हो जाती तो बात और थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया जिसमें वो साफ कहते हैं
कि चोर पाकिस्तान में नहीं हमारे बीच में है, यानी वो पाकिस्तान को दोष देने से बच रहे हैं। अब सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा, जो बहुत चर्चा में रहते हैं। मीडिया पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं, पता सबको है। जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो, एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग ले। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। 28 निर्दोष हिंदुओं की हत्या से किसी को क्या लाभ मिल सकता है, ये किस प्रकार की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत के इस बयान से जनता में उबाल है। इस बयान के विरोध में मुजफ्फरनगर में एक रैली के दौरान गुस्साई भीड़ ने राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की कर दी, उनकी पगड़ी उतार दी गई और कुछ लोगों ने उन पर लाठी से हमला किया, सो अलग। बचते बचाते राकेश टिकैत वहां से निकल गए। हालांकि नरेश टिकैत को जब लगा कि आलोचना होने लगी तो लाइन पर आ गए। पहले यह भी सुन लीजिए क्या कहा नरेश टिकैत ने इसकी लीपापोती में। उसमें भी कोई थोड़ी सी मारे पंगड़ी उठा तो हम या थोड़े हमें महसूस हो, खूब दिल से महसूस हो, हमने महसूस करी भाई हमारे अपने आदमी, उन्हें महसूस हुई होगी। इतने देश की हालात इतने खराब है, इतने संबंध खराब हो रहे पाकिस्तान के साथ में, तो हमने खेद जताया उसके बारे में। हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लिकड़गी होगी मुंह से। हम भाई 90-95 बात सही कह, 2-4 बात थोड़ी सी किसी को लगी होगी। उनकी भी कोई खता नहीं, कोई आदमी जो कोई इसमें विरोध कर रहे हमारा अखबार, उन्होंने वे भी अपने ही तो है। नरेश टिकैत को आपने सुना, ये कह रहे मुंह से निकल गई, मंशा वो नहीं थी। लेकिन अब सवाल यह है कि राकेश टिकैत को, नरेश टिकैत को देश विरोधी क्यों कहा जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। तो इसका जवाब भी हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए। तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब आप खुद समझिए ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं राकेश टिकैत। अल्लाहू अकबर का मतलब क्या होता है? क्या कोई सनातनी, क्या कोई हिंदू या कोई नेता इस प्रकार की बात करता है क्या मंच से? अब ऐसा बयान अगर कोई देगा तो पूछा भी जाएगा ना। और ये सवाल उठाया है सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने। जब अपने शो चलते चलते में उन्होंने राकेश टिकैत से साफ सवाल पूछा था कि अल्लाह महादेव से बड़े कैसे हो सकते हैं। धर्मयोद्धा सुरेश चौहानके जी की बुलंद आवाज के आगे राकेश टिकैत को मानना पड़ा कि सबसे बड़े हमारे महादेव ही हैं। देख लीजिए क्या हुआ था। अब अल्लाहू अकबर के बजाय जय अल्लाह ये संविधान में जो हमको राइट दे रखे हैं वो नारा वो लगता अब है। हिंदू को नाराज कर रहे हैं ना। हिंदू क्यों नाराज होगा हमारे से? फिर महादेव छोटा हो जाता है। महादेव छोटा हो ही नहीं सकता। महादेव फिर क्या फर्क पड़ता है? यही गड़बड़ है। जब तक आपको पता नहीं था आपने बोला छोड़ दे, लेकिन आज पता चला कि अल्लाहू अकबर का मतलब अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। आपको आज पता चला? नहीं, मैं कह रहा हूँ तो फिर आप बदल करने में क्या हर्ज है? महादेव सर्वश्रेष्ठ है। अल्लाहू अकबर में बदल करने में क्या हर्ज है? पूछेंगे क्या है इसमें? नहीं, महादेव तो सर्वश्रेष्ठ है। महादेव क्या हर्ज है ऐसा कहने में? नहीं, क्यों नहीं? जब सर्वश्रेष्ठ महादेव है तो हर्ज क्यों नहीं है? चलिए आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं, महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। अल्लाहू अकबर के तो देखा आपने किस प्रकार से सिचुएशन जो है वो निकलकर सामने आती है जब इस प्रकार के नेताओं को एक्सपोज कर देते हैं तमाम पत्रकार। तब क्या होता है? धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने जब उनको बताया कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है, राकेश टिकैत जरा समझ लीजिए, तब उन्होंने कहा कि भैया महादेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है,
क्या भारत के कुछ जातिवादी पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और नरेश राकेश टिकैत किसानों से पाकिस्तानी सोच वाली इनकी किसानी कब हो गई, जरा ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या जनता अब पाकिस्तान परस्तों के विरुद्ध जागरूक हो चुकी है? क्या देश ने अब गद्दारों को दंडित करने का मन बना लिया है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रियाएं बीजेपी के नेताओं की आई वो भी आपको दिखाएंगे। टिकैत साहब को कहना है और ऐसी सोच रखने वाले देश में जो भी लोग हैं उनको कहना है कि ये समय नहीं है आपका राजनीति करने का। बहुत ही घटिया सोच के साथ में आपने ये वाला बयान दिया है। वो हमारे देश के वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। नरेश टिकैत जो किसान नेता है, तो उन्होंने जिस तरह सिंधु नदी का जो पानी का जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को पानी देने का वो एग्रीमेंट है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी ऐसी हरकतें की है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और मतलब जो हमारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात कर लेते हैं। शिमला के उपनगर संजौली में स्थित 4 मंजिला मस्जिद पर अब न्यायिक हथौड़ा चलने वाला है। नगर निगम आयुक्त की अदालत ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश जारी कर दिया। क्यों हुआ ऐसा, किस प्रकार से आदेश जारी किया गया? उपनगर संजौली में, शिमला के उपनगर संजौली में स्थित 4 मंजिला मस्जिद पर अब न्यायिक हथौड़ा चलने जा रहा है। नगर निगम आयुक्त की अदालत ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए जा चुके थे, लेकिन अब अदालत ने निचली 2 मंजिलों को भी अवैध माना और अवैध ठहराते हुए समूचे ढांचे को तोड़ने का फरमान सुना दिया है। इस फैसले के पीछे की कानूनी प्रक्रिया भी उतनी ही ठोस है जितनी कि आदेश की भाषा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुराने ढांचे को गिराकर किया गया यह निर्माण नगर निगम में बिना किसी वैधानिक अनुमति के किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। साथ ही वक्फ बोर्ड 15 वर्षों में भी यह साबित नहीं कर पाया कि भूमि पर उनका वैध स्वामित्व है। साल 2010 से चल रही यह कानूनी विवाद अब जाकर निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। करीब 45 सुनवाइयों और लगातार टलते फैसलों के बीच यह आदेश उस समुदाय के लिए भी नजीर है जो नियमों से ऊपर होकर धार्मिक संरचनाओं के नाम पर अवैध निर्माण को जायज बताता है। लोकल रेजिडेंट कमेटी की अधिवक्ता हैं जगत पाल। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि आज अदालत ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी धार्मिक संस्था, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने आगे जोड़ा कि इस निर्माण को लेकर ना कोई एनओसी है, ना कोई सैंक्शन और ना ही कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी वैध दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। क्या कुछ कहा लोकल रेजिडेंट कमेटी के अधिवक्ता जगत पाल ने, दिखाएंगे आपको। देखिए, आज 3 मई 2025 बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन सब लोगों के लिए है और आज कमिश्नर साहब के कोर्ट ने इस पूरी संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर जो है वो पारित कर दिया है। जो 2 फ्लोर जो बचे थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उनको भी पूर्ण तरीके से अवैध एमसी कोर्ट ने माना है और उनको भी गिराने का आदेश आज कर दिया है। और जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर को गिराने का ऑर्डर एमसी कोर्ट की तरफ से पहले ही आ गया था और जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर थे, आज उनकी भी प्रोसीडिंग्स, जो हाई कोर्ट का आदेश था कमिश्नर साहब के लिए कि वो 6 हफ्ते में इस केस का निपटारा करें, वो निपटारा आज हो गया है। और बल्कि 6 हफ्ते का समय अभी 8 मई को ख़त्म होना था, लेकिन लास्ट वर्किंग सैटरडे आज होने के कारण आज फैसला जो है सुबह 12:45 बजे कमिश्नर साहब ने सुरक्षित रख लिया था, जो कि तकरीबन 1:30 बजे इस केस में फैसला आया है और जो ये पूरी मस्जिद है इसको गैर कानूनी माना गया है और इसको गिराने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल यह निर्णय केवल एक भवन को गिराने का नहीं, बल्कि यह कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत का परिचायक है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में जब भी मजहबी ढांचे अवैध निर्माण की आड़ में खड़े किए जाते हैं
तो वे केवल समाज में असंतुलन ही नहीं, न्याय व्यवस्था की नींव को भी चुनौती देते हैं। यह आदेश स्पष्ट करता है कि कानून की नजर में मजहब का चोला भी अवैधता को जांच शुरू हो गई है। इसमें एक नाबालिग बच्ची को एक उसके पड़ोस में रहने वाला मुसलमान, वो बच्ची उसको भाई मानती है और उसके साथ में वो उसको एक भाई के नाते उसके साथ में इधर उधर आना जाना शुरू करती है और वो अपने साले से उसकी दोस्ती करवाता है और उसकी पत्नी जोया और वो खुद उस घर में रह करके उस लड़की के साथ में उस घर में बलात्कार किया जाता है। और जब वो इसकी शिकायत करती है उससे, तो वो कहती है कि तुम किसी को मत बताना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तुम्हारी जान ले लेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद कॉलेज की लड़कियों को फंसाने और उनके साथ बलात्कार करने वाले गिरोह की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया। गिरोह से जुड़े आरोपियों को पॉक्सो और MP धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। जिहादी फरहान अली उर्फ फराज और अन्य लव जिहाद के आरोपियों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिहादी पहले एक नाबालिग को दोस्ती और प्यार के झांसे में फंसाते थे और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध। वो इस मामले को लोकसभा में रखेंगे। मेरा पूरी तरीके से आरोप है और आने वाले समय में लोकसभा के अंदर इस पूरे मामले को मैं उठाने की तैयारी कर रहा हूं कि किस प्रकार से पूरे देश के अंदर इसकी जांच होना चाहिए कि सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कैसे कराया जाए, बिटियाओं का धर्म परिवर्तन कैसे किया जाए। इसके लिए देश के कई हिस्सों के अंदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसको जरा समझ लीजिए। भोपाल में लव जिहाद, यौन शोषण, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग की ये शर्मनाक कहानी है। इस शर्मनाक कहानी ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मुस्लिम लड़कियों के जरिए हिंदू किशोरियों को प्रेम जाल में फंसाना, फिर शारीरिक संबंधों के वीडियो बनाना, धमकाना, कन्वर्जन के लिए मजबूर करना, ये सिर्फ जुर्म नहीं है, एक सुनियोजित जिहादी साजिश है जो अब केरल और अजमेर पार्ट 2 की शक्ल ले चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भोपाल में मासूम बेटियों की आबरू अब जिहादी गिरोह के रहमो करम पर छोड़ी जाएंगी? मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद SIT का गठन इस मामले में हुआ है। आरोपियों पर पॉक्सो और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। लेकिन समाज जब पूछ रहा है, जिन सरगनाओं ने बेटियों को नशे, काले जादू और धर्मांतरण की दलदल में धकेला, क्या उनका अंत केवल गिरफ्तारी से होगा? भोपाल सांसद आलोक शर्मा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि लव जिहादियों की नसबंदी होनी चाहिए। आर्थिक नेटवर्क भी इनका जो है उस पर भी प्रहार होना चाहिए। यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न भी खड़ा हो चुका है। और कौन है इस साजिश के असली गुनहगार, इन तक पहुंचने की भी आवश्यकता है। चलिए इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।